Hello everyone, a very good evening to all of you. Dear students, in the last class we have already discussed the structure of hypothalamus and the hypothalamic hormones, जिसके बारे में बहुत डिटेल अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. हमने हाइपोथैलेमस के 9+2 हार्मोन्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स थे. वो कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होके एंटीरियर पिट्यूटरी को गाइड करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं. जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और कोई छूट गया है, एक बचा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये 9 हार्मोन्स हमने देखे थे जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है. इसीलिए हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को बोला था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. और मास्टर ग्लैंड कौन होता है? मास्टर ग्लैंड होता है द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. इसके अलावा हमने एक और चीज देखी थी, हाइपोथैलेमस में जो 2 हार्मोन्स बाकी हैं वो है एक आपका ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके डिलीवरी ऑफ बेबी अचीव करवाता है ड्यूरिंग द लास्ट टाइमिंग्स ऑफ प्रेगनेंसीज या टर्म पीरियड कंप्लीट होने के समय. अलॉन्ग विद दैट हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है. अलॉन्ग विद दैट वो अफेक्शन या लव हार्मोन भी कहलाता है. वो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस ही बना रहा था, लेकिन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रख रहा था बस, ठीक है. इसके अलावा एक और हार्मोन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका नाम वैसोप्रेसिन भी था. तो इतने सारे हार्मोन्स हमने हाइपोथैलेमस जैसे न्यूरोएंडोक्राइन जो स्ट्रक्चर है उसके देखे और उनके सारे एक एक फंक्शंस जान लिए. तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है. द रीजन बिहाइंड दैट कि हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स के नाम हमें आते हैं और जब हम पिट्यूटरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वही हार्मोन्स के नाम काफी सेम टाइप के आपके सामने दोबारा आने वाले होते हैं, ठीक है. तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज गोइंग टू बी द सेकंड ग्लैंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है. मास्टर ग्लैंड एज इन ये ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, बहुत सारी बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलिफाई करवाता है. कैसे, वो हम अभी एक एक करके सारे हार्मोन जब इसके पढ़ेंगे तो हमें क्लियर आउट हो जाएगा कि ओके हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, ठीक. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड. एज आई हैव ऑलरेडी मेड अ स्ट्रक्चर समवॉट इक्विवेलेंट टू लाइक दिस इन द लास्ट क्लास. आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा कि हमने पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पढ़ा था, हमने सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पढ़ा था, हमने हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, ठीक है. हालांकि मैंने उसको ऐसे बनाया था और वो ऐसे वाला ही बना के आना एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था उसका डायग्राम आगे वेंट्रल पीछे डोर्सल, ठीक है. चलो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट. इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली जो है इसके बारे में थोड़ा लोकेशन समझ लेते हैं. व्हेनेवर वी स्टार्ट विद एनी ग्लैंड हम लोगों को लोकेशन, उसके बाद में उसके हार्मोन्स की डिटेल जानना होती है और फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स या एक्सेसिव सिक्रेशन डिसऑर्डर्स इफ एनी ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन वो हम लोग डिस्कस करते हैं. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द कॉमन मेथोडोलॉजी फॉर राइटिंग योर आंसर्स ऑल्सो. लेट अस सपोज क्लास 11 के बच्चे के पास एक क्वेश्चन आ गया है और उसमें लिखा है डिस्कस इन डिटेल द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. तब फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अगर दिया है तो यू शुड राइट एटलीस्ट द स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन किधर है वो लिख देना चाहिए हमेशा, फिर हार्मोन और उसके फंक्शंस इंडिविजुअली एंड उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज इफ एनी, ठीक है. तो एक शॉर्ट अकाउंट जब भी पूछा जाए, एक ब्रीफ अकाउंट जब भी पूछा जाए तभी ये इंफॉर्मेशन जरूर इंक्लूड करो, ठीक है. चलो देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के. तब जब मैं बोलती हूँ लोकेशन के रिस्पेक्ट में तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज जस्ट बीनीथ द हाइपोथैलेमस. हमने देखा था इट वाज अटैच्ड विद अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा था, जो कि हमारे सामने नजर आ रहा है ये वाला. दिस इज गोइंग टू बी द इनफंडिबुलर स्टेम,
ओके, सो दिस इज द इनफंडिबुलम जो कि कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या पता पड़ता है कि अच्छा क्या ये हवा में ऐसे ही लटका हुआ बल्बियस ग्लैंड होगा जो कि हमारे ब्रेन के अंदर लोकेशन में है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या ये इस प्रकार से ऐसे मूव कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। उसको प्लेस करने के लिए एक प्रॉपर कैविटी दी हुई है, वो भी बोनी कैविटी। ठीक है, कौन सी बोन की कैविटी? तब जब हम लोग बात करते हैं क्रेनियम की, तो क्रेनियम हमारी जो होती है इसके अंदर टोटल 8 बोन्स होती हैं, 8 हड्डियां। ठीक है, उसके अंदर एक बोन होती है, इसका नाम है स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन एस शेप की बोन होती है और ये स्फिनॉइड बोन के ऊपर हमारा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ब्रेन रेस्ट करता है। ठीक है, उस स्फिनॉइड बोन के अंदर जो कि एस शेप की होती है, एक छोटी सी कैविटी, डिप्रेशन होता है और उस डिप्रेशन को बोलते हैं सेला टर्शिका। और उस सेला टर्शिका नामक बोनी कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर लोकेशन क्या बोलनी चाहिए हमें? हम बोलेंगे लोकेटेड बिलो हाइपोथैलेमस, बिलो हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड इनसाइड, कहां पर? इनसाइड द बोनी कैविटी, इनसाइड द बोनी कैविटी। ठीक है, कौन सी बोनी कैविटी? तो हमने भी नाम लिया उसका, सेला टर्शिका, सेला टर्शिका। ठीक है, ऑफ विच बोन? ऑफ स्फिनॉइड बोन, ऑफ स्फिनॉइड बोन, ऑफ कहां की? क्रेनियम। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये हमें समझ में आई कि स्फिनॉइड बोन क्रेनियम में लोकेटेड है, उसकी एक कैविटी है सेला टर्शिका, वहां ये लोकेटेड होता है। तो ये स्ट्रक्चर अब आप लोग देख लोगे तो आपको अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल टिपिकल या टफ नहीं नजर आएगा, इट विल लुक वेरी इजी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे पास में पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ग्लैंड जो है ये लोकेटेड है इस कैविटी में, और इस कैविटी का नाम है सेला टर्शिका। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसकी स्पेलिंग TURSICA लिखी है, केवल इसी कारण से मैंने TURSICA लिखी है, अदरवाइज इसकी जितने भी अच्छे ऑथर्स हैं वो हमेशा टर्सिका की स्पेलिंग में दोनों सी लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये कहां है कैविटी, किस बोन में नजर आ रही है? इट इज अपियरिंग इन द बोन विच इज कॉल्ड एज स्फिनॉइड बोन। सो दिस लोकेशन पोर्शन इज वेरी क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाउ वन बाय वन ऑल द डिफरेंट हॉर्मोन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हार्मोन एंड द डिजीजेस विल बी कवर्ड बाय मी इंडिविजुअली। ठीक है, मैं एक एक हार्मोन पढ़ाती जा रही हूं और मैं उसको लिख के पढ़ाऊंगी सो दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड नॉट बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट। चलो, पहला हार्मोन है इसका ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का हम लोगों ने नाम और भी कुछ देखा था, हमने नाम देखा था उसका सोमैटोट्रोफिन। क्या नाम है? सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का सोमैटो, सोमा का मतलब होता है सेल्स और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो ट्रोफिन का मतलब यहां पर न्यूट्रिशन से प्रोवाइडेड ग्रोथ। ठीक है, तो हम यहां पर ग्रोथ लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये हार्मोन क्या करवा रहा है? ये हमारे सेल्स के ऊपर एक्शन देगा और सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समवेयर एक्चुअली गोइंग टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की नॉर्मल सेल डिविजन या सेल ग्रोथ जो है नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन करवाता है। ठीक है, काफी सारे जो हैं दिमाग में इमेजिन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बोन्स से रिलेटेड ग्रोथ ही ग्रोथ हार्मोन करा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बेसिकली अगर कोई बचपन में कोई इंसान या बच्चा गिर जाता है सड़क पे और उसको चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसकी चोट कंपैरेटिवली जल्दी हील होती है कि कोई अडल्ट इंसान गिर गया है उसकी चोट जल्दी हील होती है। तब अब आप सोचोगे दिमाग में कि छोटा बच्चा जो गिर जाता है उसकी चोट जो है बहुत जल्दी हील हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन जो कि आपके घाव भरने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द सेल डिविजन, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द सेल ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन की फंक्शंस में मैं यहाँ वन बाय वन फंक्शंस लिख रही हूं। पहला फंक्शन है इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, कैसे?
तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये बेसिकली प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है, मतलब कि प्रोटीन का अक्यूमुलेशन कराएगा बॉडी में। प्रोटीन्स के कारण मस्कुलर ग्रोथ अचीव होगी, ठीक है, प्रोटीन्स के कारण सेलुलर ग्रोथ अचीव होगी, इसीलिए हम बोलेंगे इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी बाय हाउ, ठीक है, तो हम बोल देंगे इट परफॉर्म्स या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। इसका इफेक्ट कैसा है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाता है ये, मतलब कि अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन, हम बोलेंगे प्रोटीन बनने की प्रोसेस को फेवर करता है। तोड़ने की प्रोसेस होती है तो हम बोल देते हैं कैटाबॉलिक, लेकिन बनने की प्रोसेस है तो हम बोल रहे हैं एनाबॉलिक, तो ये इसका कारण है। तीसरा ये क्या काम करवाता है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट सो दैट मैक्सिमम कैल्शियम कैन बी अवेलेबल इन ब्लड स्ट्रीम, और ये कैल्शियम जो है ये जाके बोन ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके। तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बोन ग्रोथ, बेसिकली लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। लॉन्ग बोन्स माने कि जो हमारे हाथों की, लिम्ब्स की और पैरों की जो बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स, उनकी ग्रोथ को ज्यादा प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन। कहीं ना कहीं ये बोलना बहुत उचित रहेगा कि हमारी हाइट जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट के बाद यहां आ जाएगा इट स्टिमुलेट्स कैल्शियम, इट स्टिमुलेट्स कैल्शियम कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, है ना, क्योंकि पहली बार ये अब्जॉर्ब करते हैं तो अब्जॉर्प्शन बोलना होता है, और अगर नेफ्रॉन से कुछ अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो रीअब्जॉर्प्शन बोलना होता है, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट एंड इट्स डिपोजिशन ऑन लॉन्ग बोन्स, ठीक है, टू फेवर बोन ग्रोथ, ठीक है, देयर बाय डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा, इसके अलावा और क्या करता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी में लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। इट हैज अ लिपोलाइटिक इफेक्ट। लिपिड का ब्रेकडाउन करके क्या फायदा होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो भी हम लोग खा रहे हैं उसको स्मॉलर लिपिड्स में कन्वर्ट करना, ताकि फर्दर ये लिपिड जो हैं ये प्रोसेस इसमें अंडरगो हो सके, और हमारी बॉडी में एक फिनोमेना होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग या तो अमीनो एसिड से, ठीक है, या तो फिर लिपिड से हम लोग अगर ग्लूकोज बना सकते हैं तो हम उसको बोल देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो बचपन के समय में ब्लड में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं और हर एक सेल को काम करना है बहुत ज्यादा, तो सभी के रिक्वायरमेंट ग्लूकोज की ज्यादा होने वाली है। ऐसे केस में ये लिपिड को डिपॉजिट नहीं होने देगा बॉडी में, जबकि लिपिड का इस्तेमाल करवाएगा कि उससे ग्लूकोज बना लो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे इट विल प्रमोट लिपोलाइसिस, ठीक है, या हम बोलेंगे कि इट विल फेवर द फैट कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये भी एक इफेक्ट आता है इसका, लिपोलाइटिक होता है ये, ठीक है, सो दैट द ब्लड ग्लूकोज कैन बी इंक्रीज। यहां पर इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा सके और लिवर से भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़वाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज को बढ़वाएगा सो दैट सेल्स कैन यूटिलाइज दैट ग्लूकोज एंड सेल्स कैन ग्रो, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज विल बी इंक्रीज्ड, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और इसीलिए एक पॉइंट आता है कि क्या ग्रोथ हार्मोन को हम लोग डायबिटोजेनिक हार्मोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं, इतने ही फंक्शंस याद रखने हैं वैसे ग्रोथ हार्मोन के, ठीक है। तो देखो, क्या मैं ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक बोल सकती हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तब इट विल बी अ यस, ठीक है। व्हाई, बिकॉज अगर कोई भी हार्मोन है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन का एक इफेक्ट है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कराना, है ना, तो अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ रही है तो क्या डायबिटीज में भी ऐसे होता है कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ रही है, बिल्कुल होता है। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, कि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज्यादा आ जाए किसी के अंदर तो उस इंसान को भी डायबिटीज लाइक सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि उसकी भी ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा
बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायबिटोजेनिक हार्मोन कहलाता है ग्रोथ हार्मोन। 3 ऐसे हार्मोन्स हमारे सामने आएंगे जो कि डायबिटोजेनिक हार्मोन होते हैं, डायबिटीज जनरेटिंग जैसे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। नीट के टेस्ट पेपर्स जितने भी आते हैं उनके अंदर या एनटीए मॉक टेस्ट आते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्या ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन बोला जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज डन, दिस इज ऑल द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड नाउ दीज वर द बेसिक फंक्शंस जो कि मैं तुम लोगों को अभी अभी पढ़ाए, देख लो। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देखोगे तो बहुत इजी होगा अभी तुम्हारे लिए। पहला डायबिटोजेनिक इफेक्ट होता है, ये बता दिया मैंने, इट इंक्रीजेस द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। फर्स्ट पॉइंट यही बताया। ठीक है, अभी जस्ट रिसेंट बताया जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके और ये ग्लूकोज बढ़ाता है बॉडी में, इसीलिए इसका डायबिटोजेनिक इफेक्ट आ सकता है। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ इफेक्ट। ग्रोथ इफेक्ट में क्या हो जाएगा कि ये सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करेगा, ये बोन लेंथ और मसल मास को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग ग्लूकोज स्पैरिंग इफेक्ट, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये लिपोलाइसिस कराएगा और ये डिक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक। मतलब क्या, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा के रखना है बेसिकली, कि ये नहीं चाहता कि जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाए, ये चाहता है कि ग्लूकोज जो है बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रहे ताकि ग्रोइंग सेल्स के रिक्वायरमेंट को फुलिफाई किया जा सके। तो ये हुआ ग्रोथ हार्मोन का तीनों इफेक्ट जो कि बहुत मेजर एंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स थे। अब किसी इंसान के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट्स आएंगे वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से मैं पहले 3-4 नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। ये एक इंसान कैसा सा नजर आ रहा है, बताओ, ये एक इंसान कैसा सा नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा हाइटेड। ठीक है, ये इसकी हाइट बहुत ज्यादा नजर आ रही है व्हेन कंपेयर टू जो ये छोटा सा दिख रहा है हम लोगों को। हीरो मूवी का, जीरो मूवी का, सॉरी, आई एम बैड एट मूवीज। चलो अभी देखते हैं, एक सेकेंड है ना, मैं यहाँ लिख रही हूँ तुम्हारे लिए ताकि बहुत इजी हो जाए चीजें। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी इंसान के अंदर जो है चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की इम्बैलेंसेस आती हैं, ठीक है, इन चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन की इम्बैलेंसेस आती हैं, ठीक है, तो क्या सीन होगा, तब डिजीज का क्या नाम होगा। ठीक है, तब अगर मैंने कहा कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो हो गया है कम, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, हाइपोसिक्रेशन, कम सीक्रेट हो रहा है, हाइपो माने कि कम और सीक्रेशन ही कम हो रहा है, तो हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया कि ग्रोथ हार्मोन हो रहा है ज्यादा तो मैं उसको क्या बोल सकती हूं, हाइपर सीक्रेशन, इंक्रीज सीक्रेशन। ठीक है, तो ये दो बातें हुई। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो रहा है और चाइल्डहुड में कम हो रहा है तो डिजीज का क्या नाम होगा, कंडीशन का क्या नाम होगा, उसका नाम होगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसको स्पेसिफिकली ऐसे बोलना हमेशा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि ड्वार्फिज्म और भी कारणों से हो सकता है लेकिन यहां पर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसीलिए हम बोलेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इज अ डिजीज। ठीक है, अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का तो डिजीज का नाम क्या हो जाता है, डिजीज का नाम हो जाता है जाइजेंटिज्म। ठीक है, और अगर भूल जाओ तो मूवी याद रखना जजंतरम ममंतरम, और उसके अंदर जाइजेंट देखा था हम सबने। ठीक है, तो जाइजेंट वाला वही इंसान है जो कि तकेशीस कासल के अंदर भी वो करता था पीछे से। ठीक है, कमेंट्री देखा हो अगर तो देखते हो। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो गया और जाइजेंटिज्म हो गया। ठीक है, ये हुआ डिजीजेस जबकि ग्रोथ हार्मोन की कमी या ज्यादा हो रहा है लेकिन बचपन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ऐसे ही हो जाए बाय चांस के किसी इंसान को बचपन में तो ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रहा, बड़े होने के बाद में उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी या ज्यादा होना हो गया, तब क्या हो सकता है, तब अगर ये इन अडल्टहुड होता है, ठीक है, तब डिजीज का नाम होता है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए वो भी अडल्टहुड में तो डिजीज का नाम हो जाता है एक्रोमिक्रिया। ठीक है, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम बोल देते हैं डिजीज को एक्रोमेगैली। ठीक है, तो ये जो दो डिजीजेस हैं, मतलब 2 और 2 4 डिजीज हैं, इनके फोटोग्राफ्स दिखा रही हूं अब मैं। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलेंगे जब बचपन में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, जब एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो एक्रोमिक्रिया।
ठीक है, जब बचपन में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो हम बोल देंगे जाइजेंटिज्म, जब अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे एक्रोमेगाली. So now let us just see the diagrams or the images, not the diagrams basically, of the individuals who are actually suffering from these diseases. ये वाले व्यक्ति जो हैं इनको हो रहा है जाइजेंटिज्म, ठीक है, जहां पर इनकी बॉडी में लॉन्ग बोन्स की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है और इनकी पूरी बॉडी जो है फाइनली काफी ज्यादा हाइट अचीव कर चुकी है, इलोंगेटेड. जाइजेंटिज्म के पेशेंट्स जो रहते हैं, ठीक है, ये जनरली लॉन्ग लिव्ड नहीं होते क्योंकि इनकी बॉडी जिस प्रपोर्शन से ग्रो हो गई है उनके ऑर्गन्स उसी प्रपोर्शन से इंटरनली ग्रो नहीं हुए होते. ठीक है, जैसे कि हार्ट, अब हार्ट जो है वो एक लिमिट तक पंप कर रहा है बॉडी में ब्लड, लेकिन अब इतनी बड़ी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने में हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इसीलिए जाइजेंटिज्म के पेशेंट्स जो होते हैं जनरली दे आर शॉर्ट लिव्ड इंडिविजुअल्स. उनकी अर्ली 25s 30s ऐसे एजेस में कई बार डेथ्स रिपोर्टेड होती हैं. ठीक है, और ये वाले जो इंडिविजुअल है इनको हमें दिख रहा है डिजीज हो रही है ड्वार्फिज्म. ठीक है, वो भी कौन सी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल के हिसाब से तो क्या इन दोनों के अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल एबनॉर्मलिटीज होंगी क्या? तो ऑफ कोर्स हमने अभी जब ग्रोथ हार्मोन के फंक्शनिंग पढ़े हमने इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट में कि ये नर्वस सिस्टम में भी कोई रोल प्ले करता है ऐसी हमने कोई बात नहीं करी. ठीक है, हमने सिर्फ हाइट और बॉडी की जनरल ग्रोथ की बात करी, इसीलिए जाइजेंटिज्म हो गया या ड्वार्फिज्म हो गया. ये इंडिविजुअल्स मेंटली हम बोलेंगे इंटेलेक्ट वाइज इनमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं आएगा, ये मंद बुद्धि नहीं कहलाएंगे. ठीक है, ये कम मेंटल फंक्शनिंग वाले, डिक्रीज मेंटल एबिलिटी वाले नहीं होंगे, इनकी मेंटल फंक्शनिंग नॉर्मल होने वाली है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जाइजेंटिज्म एंड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में. आपको क्या बेसिक समझ में आया जाइजेंटिज्म में? ठीक है, बहुत लंबे लिम्स हैं. देखो, अगर देखोगे हाथ तो कहां तक, बहुत नीचे तक आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली नी लेंथ तक आने वाला हाथ. ठीक है, तो इलोंगेटेड या हम बोलेंगे इलोंगेटेड लिम्स इज मेन बेसिक वी कैन से द कैरेक्टर. ठीक है, इलोंगेटेड लिम्स. ठीक है, ड्यू टू वेरी लॉन्ग बोन्स. ठीक है, ड्यू टू वेरी लॉन्ग बोन्स, है ना. और जाइजेंटिज्म में क्या है, ये हो गया. और ड्वार्फिज्म में देखते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में, ठीक है, ये हो जाएंगे नॉट वेरी मच इलोंगेटेड, ऑफ कोर्स दे वेरी शॉर्ट. ठीक है, तो हम बोलेंगे ये हो जाएंगे शॉर्ट हाइटेड. ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट बोन्स. ठीक है, हड्डियां बहुत छोटी रह गई इनकी. सो दीज आर द कंडीशंस. अगर हम लोग देखें अडल्टहुड में ही सेम केस हो जाए, तब अगर अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने लगे किसी इंसान के अंदर, तब उसकी हाइट जो नॉर्मली अचीव होनी थी वो तो अचीव हो ही गई है, तब अब कहाँ इफेक्ट आएगा? तो अब इफेक्ट आएगा बेसिकली उसके पाम में, उसके फीट में, उसके फेस में. ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाता है इन अडल्टहुड तब उस व्यक्ति को होती है एक्रोमेगाली. और उसके सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स आ जाएंगे तो हम देख सकते हैं इसमें. ठीक है, लार्ज पाम. ठीक है, एंड लार्ज फीट भी होगा इसका, इसलिए मैं यहां लिख देती हूँ नीचे लार्ज फीट. ठीक है, और फेस कैसा होगा, लार्ज फोरहेड. ठीक है, फोरहेड बहुत ही ब्रॉड होगा उसका और बड़ा होगा. ठीक है, लार्ज नोज, बहुत ज्यादा बड़ी नोज होगी और कई बार ऐसी नोज की या बॉडी में फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी हो जाती है क्योंकि इनकी बोन्स अडल्टहुड में सडनली बढ़ना चालू हो जाती है और इसीलिए जो है जॉइंट अबनॉर्मलिटीज, फ्रैक्चर्स, इसके केसेस भी बनते हैं. ठीक है, एंड प्रोट्रूडिंग जॉ. ठीक है, या हम बोलेंगे कि नीचे की तरफ निकलता हुआ जॉ इनका दिख रहा है, प्रोट्रूडिंग जॉ. ठीक है, ऐसा व्यक्ति होगा तो उसको हो रही है डिजीज एक्रोमेगाली. ठीक है, एक्रो का मतलब होता है टर्मिनल्स, मतलब कि बॉडी के कॉर्नर्स, और मेगाली का मतलब होता है इंक्रीज. ठीक है, तो अब शायद आप लोगों को कभी भी समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी. बॉडी के टर्मिनल्स जो हैं उन सब में इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है बॉडी में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी इंसान को डिजीज हो रही है अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन की कमी. ठीक है, अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन की कमी
डिजीज का नाम हो जाएगा एक्रोमिक्रिया और एकदम ऑपोजिट सिम्टम्स होंगे एक्रोमेगाली से, ठीक है। मतलब इस इंसान के क्या हो जाएंगे, स्मॉल पाम, ठीक है, एंड स्मॉल फीट, ठीक है, स्मॉल फेस बहुत छोटा, स्मॉल नोज, ठीक है। अब हर कोई छोटे फेस वाले इंसान को जाके ये मत बोलने लगना कि तुम लोग को एक्रोमेक्रिया है, ठीक है, या किसी बड़े नाक वाले इंसान को जाके बोलने लगो कि तुम्हें एक्रोमेगाली है। यही जनरली करते हो तुम लोग, ठीक है, ये नहीं करना है। अडल्टहुड ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है तो ये सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है। So these are the diseases or disorders which can result out of the deficiency or excessive secretion of the growth hormone. This was the first hormone of the anterior pituitary gland, जिसको हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोल रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकेंड हमारे पास जो हार्मोन आएगा उसका नाम है प्रोलैक्टिन, ठीक है, जो कि बहुत सिंपलेस्ट हार्मोन है। ये सभी लोगों को मैंने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा रखा है, पर 11th वाले बच्चों के लिए ये नई बात हो सकती है। सेकेंड हार्मोन का नाम है पीआरएल। पीआरएल को बोलते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये हार्मोन बेसिकली क्या करवाता है, तो प्रोलैक्टिन बेसिकली इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डक्ट इन द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड्स सो दैट मिल्क कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एल्वियोलाइज during, we will say, the last timings of pregnancies and after pregnancy, after the childbirth, ठीक है, so that milk can be utilized as a food for the young one, okay। तो prolactin basically क्या करने वाला है, prolactin is going to act on mammary glands, ठीक है, okay, and stimulates alveolar proliferation, ठीक है, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये सारे ही काम किसके हो गए हैं, प्रोलैक्टिन के, ठीक है। अरे यार एक मिनट, हाँ चलो ऐसे लिख देती हूँ एल, मिल्क, ठीक। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन। इसका एक बार देख लो, आप लोगों को समझ में आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, हाउ इट विल फंक्शन, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस जो है, इससे बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बना था और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन किया ताकि वो बनाया प्रोलैक्टिन, हमको ये पता है। और प्रोलैक्टिन क्या क्या फंक्शन करा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेस्ट, डक्ट प्रोलिफरेशन, ग्लैंडुलर टिश्यू डेवलपमेंट मतलब कि एल्वियोलार फॉर्मेशन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि केसीन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका प्रोडक्शन, और लैक्टोजेनिक एंजाइम सिंथेसिस, बेसिकली ये सारे के सारे काम कर रहा है वो, सो दैट मिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ प्रोलैक्टिन, है ना, एंड हाउ इट विल वर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड हमारे सामने जो आता है, ओके वेट, थर्ड जो हार्मोन है उसका नाम है, देखो ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया है, प्रोलैक्टिन पढ़ लिया है, अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से क्या लग रहा है, इसी का एक और नाम है थायरोट्रोफिन। नाम से क्या लग रहा है, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि तुम अपने हार्मोन्स बनाओ, ठीक है। तो इट विल स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ठीक है, so that thyroid hormones can be synthesized from it, ठीक है, can be synthesized from it. This is the functioning of the thyroid stimulating hormone. Now if we go on to the structure, basic things that how it will function, तो एक बार फटाफट से देख लो लूप यहाँ पर। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने बनाया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके काम करता है ताकि T3 और T4 नाम के थायराइड के हार्मोन्स बनाए जा सकें,
इतना सा ही फंक्शन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो 3 हार्मोन्स हमारे हो गए। अब हम आते हैं 4th हार्मोन के ऊपर, ठीक है, 4th हार्मोन के ऊपर। ओके, ग्रोथ हार्मोन मैंने बता देती हूँ एक बार कि क्या क्या पढ़ा दिया है। ग्रोथ हार्मोन पढ़ा दिया है, प्रोलैक्टिन पढ़ा दिया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा दिया है। अब हम लोग देखते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये कैसा हार्मोन है, ठीक है। तब नाम से समझ में आ रहा है, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड के, कॉर्टिको मतलब कि कॉर्टेक्स पोर्शन के ऊपर, ट्रोफिक मतलब कि वहां से कुछ बनवाना, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर से किसी ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा था, वैसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है इट विल स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। हालांकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से डिफरेंट टाइप के कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बनते हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। बट यहां पर सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स हमेशा कॉर्टिसोल वगैरह का लेवल बढ़वाते हैं, क्योंकि वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये समझ आया, इसको देख लो एक बार फटाफट से। देखो, कोई भी स्ट्रेस अगर होता है इंसान को, वो चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो एक फिजिकल ट्रॉमा हो, या जो भी स्ट्रेस कोई भी है, अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, नॉइस पोल्यूशन कैन आल्सो बी सेड अ स्ट्रेसर, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके काम करेंगे और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनवाएंगे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बनवाएगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाने वाला है। ये फंक्शनिंग हो गई आपकी ACTH, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे कंप्लीट हो गए। अभी 4 हार्मोन्स हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा बाकी रह गया, इसमें स्लाइड्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आई विल राइट इट फॉर एवरीवन ओवर हियर। ओके, सो लाइक वी आर नाउ डन विथ सम ऑफ द हार्मोन्स। वन वाज द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वन वाज द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, one was our prolactin, ठीक है, one was our thyroid stimulating hormone. Now the next one is going to be the melanocyte stimulating hormone. ये भी देखना बाकी है, लेकिन अभी यहाँ का एक और हार्मोन हम लेते हैं और वो है गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स मतलब कि LH और FSH, LH एंड FSH, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हाउ दे विल फंक्शन। तो 5th हमारा हो जाएगा यहाँ पर gonadotropins produced by the anterior pituitary, gonadotropins produced by the anterior pituitary, ठीक है। कितने gonadotropins होते हैं? एक होता है LH that is called as luteinizing hormone, और एक होता है FSH जिसका नाम है follicular stimulating hormone, ठीक है, luteinizing hormone है ना, और एक हो जाता है हमारे पास में follicular stimulating hormone, follicular stimulating, ठीक है, हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब इनके इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हैं? तो गोनाडोट्रोफिन नाम से ही मालूम पड़ रहा है दैट इट विल एक्चुअली गो ऑन द गोनाड्स वेयर इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ठीक है, और सम ऑफ द फंक्शनिंग। ट्रोफोस का मतलब न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ग्रोथ, टारगेटेड ग्रोथ, है ना, कोई लोकल ग्रोथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब यहां पर हम अगर देखें LH और FSH की फंक्शनिंग क्या है, तो देन इंडिविजुअली देखेंगे एक एक करके। लेट मी रीराइट इट फॉर यू ऑल, ठीक है, सो दैट इट विल बिकम more organized. Just give me 1 second for that. Okay, this is gonadotropin. Okay, we have 2 of them, one is LH, one is FSH, ठीक है। Okay,
since you all know the spellings of this, I'm not again writing it, but I will write the effect in males and the effect in females specifically. Okay, so in males what it will do and in females what it will do. ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एज द नेम सजेस्ट, ल्यूटेनाइजिंग का यहाँ पर बेसिकली इसके 2-3 फंक्शन होते हैं. फीमेल के केस में ये ओव्यूलेशन कराने वाला हार्मोन होता है, मतलब कि जब सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है फॉलिकल के अंदर, ठीक है, जो कि मेच्योर टर्शरी फॉलिकल है, उससे सेकेंडरी oocyte के रिलीज को बोलते हैं ओव्यूलेशन, और वो काम करवाएगा कौन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, एक तो ये बात हो गई, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, एक तो ये बात हो गई. दूसरा, यही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के बचे कुचे पोर्शन को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा, ताकि बाय एनी चांस अगर वो सेकेंडरी oocyte जो कि रिलीज हुआ है वो अगर स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाए, तो कॉर्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनता है. ठीक है, तो 2 हार्मोन एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा और यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा. ठीक है, थोड़े टाइम तक प्रोजेस्टेरोन वैसे भी बनता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है. ठीक है, तो थोड़े टाइम तक LH जो है वो क्या करने वाला है? ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा. ठीक है, LH मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, ल्यूटियम ओके. ठीक है, in we can say order to ensure प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन. चलो इतना मत लिखो, तुम्हारे लिए 11th लेवल पर इतना काफी है. कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है LH, बस इतना ध्यान रखो. ठीक है, बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगी सब चीज. चलो ओके, सो दिस इज डन. रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, LH मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम. ये हुआ फीमेल में. मेल में क्या करता है? LH का दूसरा नाम होता है मेल में. LH इज कॉल्ड एज ICSH इन मेल. ठीक है, LH इज ऑल्सो कॉल्ड एज ICSH इन मेल्स. ये क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन केस ऑफ मेल. ठीक है, हार्मोन. अच्छा, ये क्या करता है? ये बेसिकली LH जो है ये लीडिक सेल्स नाम के सेल्स के ऊपर एक्शन देता है. ठीक है, तो क्या करता है ये? इट एक्ट्स ऑन लीडिक सेल्स, लीडिक नाम के सेल्स के ऊपर काम करता है. इट एक्ट्स ऑन लीडिक सेल्स एंड प्रमोट्स टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन इन केस ऑफ मेल्स. ठीक है, तो लीडिक सेल्स टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ मेल, और LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन. तो ये 2 फंक्शंस हमें LH के क्लियर हो गए. एक गोनाडोट्रोपिन के फंक्शंस क्लियर हो गए, जिसका नाम है LH. LH का नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. मेल के केस में उसको ICSH भी बोलते हैं, जिसका मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये लीडिक सेल्स के ऊपर जाके काम करता है और लीडिक सेल्स इनके कहने पे टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं. ठीक है, वहीं पर LH जो है फीमेल के केस में ओव्यूलेशन करवाता भी है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी रखता है. ठीक है, थोड़े टाइम तक. फिर आता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका क्या मतलब है? ये फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है. इसका नाम बिल्कुल ऐसे दे दिया गया जैसे कि सिर्फ फीमेल्स में ही काम कर रहा हूं, पर ऐसे है नहीं. ठीक है, इन मेल्स ऑल्सो इट विल वर्क. सो व्हाट डज इट डू इन मेल्स? इन मेल्स बेसिकली जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉट वेरी डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. कैसे? ठीक है, तो इट stimulates spermiogenesis.
स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक पार्ट होती है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट है ये, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। क्या होता है इसमें? इस पर्टिकुलर टाइम पे स्पर्मेटिड नाम के स्ट्रक्चर्स स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और इसको हेल्प करते हैं सर्टोली सेल्स। तो बेसिकली मेल में हम लोगों को ऐसा बोलना ज्यादा बेटर होगा कि मेल के अंदर एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको एक सिंगल लाइन में आंसर देना हो तो, और बिना कंफ्यूज हुए आंसर देना हो तो, बिना डिटेल में जाए हुए, तो हम इसको क्या लिख देंगे? इट एक्ट्स ऑन दी सर्टोली सेल्स which in turn promotes spermatogenesis। सिर्फ इतना बोल दो तो भी काफी है, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत डिटेल होने वाला था, बचा लेते हैं अपन इसको डिटेल होने से, ठीक है। रुको एक मिनट, तो इसको क्या लिखे हम लोग? इसको बेटर हम लिखेंगे इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, इतना सफिशिएंट है एफएसएच का रोल इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एफएसएच का रोल फीमेल में क्या है। नाम से पता चल रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में कन्वर्ट होएगा, और टर्शरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फॉलिकल की ग्रोथ मतलब कि सेकेंडरी ओसाइट बनने के प्रोसेस को फेवर कर रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरी फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरी। ये हुए फंक्शंस हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के, ठीक है। तो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी हमने देखा था 2 लोब्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। एक था, हमने कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स डिस्टालिस एरिया, और एक होता है पार्स इंटरमीडिया एरिया। हमने पार्स डिस्टालिस के सारे हार्मोन्स पढ़ लिए अभी तक, ठीक है। तो पार्स डिस्टालिस के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं मैं बताऊं? इसमें होता है ग्रोथ हार्मोन, इसमें होता है प्रोलैक्टिन, इसमें होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसी में होता है गोनाडोट्रोपिन्स, जिसके अंदर हमने एलएच और एफएसएच पढ़े, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स होते हैं पार्स डिस्टालिस के। और एक सिंगल हार्मोन होता है पार्स इंटरमीडिया का, जिसका नाम होता है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया का एक सिंगल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं हमारे मिलकर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, ठीक है। तो ऑल दीज हार्मोन्स आर द हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट इज अ वेरी इजी फंक्शन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम दिया हमने उसको, ठीक है, जो कि हमारा अभी 6 हार्मोन हो जाएगा कैटेगरी में, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन में आता है हमेशा, जो मैंने आपको अभी हाल बताया, दैट इट इज द ओनली हार्मोन, ठीक है, इट इज द ओनली हार्मोन सीक्रेटेड बाय कौन सी जगह से? पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। इट इज द ओनली हार्मोन सीक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका नाम जो है वही इसका काम है, ये मेलानोसाइट सेल्स को जाके स्टिमुलेट करने वाला है, ठीक है। और मेलानोसाइट सेल्स जो हैं बेसिकली वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन वो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट बनाते हैं, और उस पिगमेंट का नाम होता है मेलानिन, ठीक है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन मेलानोसाइट सेल्स, ठीक है, so that it will stimulate melanin production। मतलब कि melanin is a protein responsible for many things in our body, including the darkening of skin, the color of eyes,
ठीक है, द कलर ऑफ योर हेयर एज वेल, ठीक है। सो मेलानिन इज गोइंग टू प्ले मल्टीपल रोल्स, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी होने से प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी हो सकती है, ठीक है। या हम बोलेंगे कि पर्सन की आईज का कलर जो है वो थोड़ा सा मतलब बहुत डार्क ना हो कि लाइट शेड्स में, जैसे कि ग्रे हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी से बहुत सारी और चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो मेलानिन प्रोडक्शन को ये प्रमोट करता है, और मेलानिन इज अ पिगमेंट which is a pigment, है ना, गिविंग color to eyes, skin, hair, etc. This is all about the pituitary gland's anterior pituitary portion. And what about the posterior pituitary? Posterior pituitary does not produce any single hormone. हमने अभी तक जो देखा ये सारे हार्मोन्स हमारे पार्स डिस्टालिस के थे, पार्स इंटरमीडिया के थे, पर एक भी सिंगल हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन देखा ही नहीं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का खुद का कोई भी हार्मोन होता ही नहीं है। इनफैक्ट वो सिर्फ हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इट इज अ शॉकिंग थिंग, बट कई बार बच्चे, पता नहीं क्यों मैंने नोटिस किया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन लिख के आते हैं, which is going to be a totally wrong thing, because these are the hormones of hypothalamus and not the posterior pituitary. तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि कभी भी ये गलती मत करना, तुम लोग को पूरा समझा के ठीक से पढ़ाया हुआ है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने हॉर्मोन्स पढ़े हैं फटाफट, लास्ट रिविजन है ये, बहुत बार बता दिया मैंने क्लास में, लेकिन फिर भी लास्ट रिविजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने हॉर्मोन्स टोटल, ठीक है। चलो ऐसे करके लिखेंगे, पार्स डिस्टालिस, मैं चाहती हूँ तुम लोग जब पढ़ रहे हो तब साथ साथ में बोलो भी, और एक है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कितने हॉर्मोन्स हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कितने हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। चलो फटाफट से क्विक रिविजन हो जाए, ओके, एकदम क्विक रिविजन हो जाए। देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टालिस के हॉर्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, जिसमें हमारे दो आएंगे, LH और FSH, और ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन्स, दैट इज LH एंड FSH, एंड वन मोर इज देयर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया के कितने हार्मोन्स हैं, ओनली सिंगल, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन्स हैं, निल, ठीक है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन ऑन इट्स ओन, डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन ऑन इट्स ओन, ठीक है। just releases the hormone of hypothalamus, just releases the hormones of hypothalamus. This is all. So this was a topic which was the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन सेला टर्शिका में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है ये तो लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या है ये भी बता चुकी हूँ, ठीक है। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा किसको बोलते हैं ये भी बता चुकी हूँ। इनका फंक्शनिंग और कनेक्शन कैसा है ये भी बता चुकी हूँ। सिर्फ एक चीज रह गई बताने के लिए, वो ये कि कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी। 75% के आसपास तो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, और 25% के आसपास स्पेस जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स हॉर्मोन्स एंड द रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड ऑल टुगेदर इन वन सिंगल क्लास, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो भी समझ नहीं आया है you all can ask in the comment box and I will answer them. Thank you so much for watching the lecture.